नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं, कैसी चल रही है तैयारी। और इस वीडियो के माध्यम से हम एक एलटी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। और प्रश्न हमारा है कि आधुनिक शासन में नौकरशाही की जो भूमिका है, विवेचना करनी है। अच्छा प्रश्न है, 8 अंकों का है। और 8 अंक का जो होता है उसे 125 शब्दों में लिखना होता है, आप लोग को पता ही है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, आगे बढ़ने से पहले संस्थान जो है वो अपने यूपी पीजीटी टीजीटी के जो नए बैचेज हैं वो लॉन्च कर चुका है। और 16 जून से क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं और ये क्लासेज होंगी समृद्धि आईएएस ऐप पे। तो ऐसे में यदि अभी तक आप लोगों ने नामांकन नहीं कराया है तो नामांकन कराएं, इसका लाभ उठाएं। क्योंकि स्टार्टिंग के जो 100 बच्चे हैं उनको एक विशेष ऑफर दिया जा रहा है, अभी आपको फीस छूट मिल जाएगी। और यदि विलम्ब करेंगे तो ये छूट नहीं मिलेगी, तो आप लोग जो है फिर फ़ोन करके लड़ाई करते हैं कि सर हमको पुराने वाले स्लैब में हमारा एडमिशन कर दीजिए, तो वो हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। तो इसीलिए आपसे पहले कहा जाता है कि आप लोग जो है एडमिशन लेना ही लेना है, परीक्षाएं होनी ही। और इतनी बड़ी वैकेंसी फिर आपको 5 साल के बाद ही देखने को मिलेंगी, तो ये लास्ट है। इस बार इतना एफर्ट लगा लीजिए कि जो आपका शिक्षक बनने का सपना है पूरा करके निकल जाइए, नहीं तो फिर तो संघर्ष चलता ही रहेगा। तो ऐसे में आप लोग जुड़े। ये हमारे मेंस के बैचेज हैं और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा जो है वो वर्ष भर चलता रहता है। तो पेपर 5 से अभी चीज़ें चल रही हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नामांकन नहीं किया तो नामांकन कराएं। 2024 की मार्कशीट पे मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और देखने के बाद थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, गंभीर हो जाइए। जो हमारे मेंस आंसर राइटिंग के बच्चे हैं वो भी, क्योंकि इतनी संख्या में रहते हैं, आंसर राइटिंग जो है वो 10-20 बच्चे करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप लोग खूब आंसर राइटिंग करें, क्योंकि आपकी सफलता की वही सबसे पहली और बड़ी कुंजी है। क्योंकि आप लाख ज्ञानी हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ पढ़ के रखे हुए हैं, लेकिन यदि आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो 3 घंटा में 20 प्रश्न करना, और वो भी तथ्यों तर्कों के साथ, मतलब लिखने के तो आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे लेकिन उससे अंक नहीं पाएंगे। और आप लोग देख ही रहे हैं कि आयोग किस तरीके से, जब बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के साथ ये स्थिति हो जा रही है, तो सोचिए कि आप लोग अभी आरंभ किए हुए हैं और तब क्या स्थिति है। यहाँ तो लड़ाई उन बच्चों के साथ है जो पहले से मेंस कई लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। कुछ ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे आपके बैच में जो सेलेक्टर हैं, जो पहले से नायब तहसीलदार सीटी बन चुके हैं, उनको एसडीएम डिप्टी एसपी बनना है। इन बच्चों के साथ आपको प्रतिस्पर्धा करनी है। आपको उन बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करना है जिनकी लेखनी बहुत सुंदर रही है, विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडलिस्ट स्तर पे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप तभी इस गैप को फुलफिल कर सकते हैं जब आप आंसर राइटिंग पे ध्यान देंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग खूब आंसर राइटिंग करें, चाहे वो हमारे पीसीएस के बच्चे हों या एलटी मेंस के बच्चे हों। आप लोग भी आंसर राइटिंग से भागिए मत। और अभी भी कुछ नहीं बचा बिगड़ा है। अगर एलटी वाले जो हमारे बच्चे हैं वो अगर चाहें तो संस्थान के साथ जुड़ करके 1 महीने में, मतलब अब तो 1 महीना नहीं रह गया है, लेकिन 20-25 दिन में अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, ये कुछ डेमो है, इसी तरीके से आपकी कॉपी आती है, प्रॉपर वे में चेक किया जाता है, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है, फिर जो है फीडबैक दिया जाता है। और हम फिर मॉडल उत्तर भी देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी कॉपी चेक किए छोड़ दिए। मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी कॉपी चेक हो करके आपको मिल जाएगी, आपको मॉडल उत्तर मिल जाएगा और नेक्स्ट डे का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और ये हमारे सभी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में होते रहते हैं। तो आप लोग जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अब आइए हम अपने प्रश्न पे देख चलते हैं। आप लोग कहते होंगे कि सर स्टार्टिंग में 2-3 मिनट आप हमारा ले लेते हैं, लेकिन ये संस्थान की भी एक पॉलिसी होती है कि यदि वो अपने बैचेस के बारे में आपको अवगत नहीं कराएगा तो आप कैसे बैच से जुड़, और फिर कैसे आप उसका लाभ उठा पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आधुनिक शासन में नौकरशाही की भूमिका की विवेचना करना है, 8 अंकों में है। सबसे पहले थोड़ा सा आप 8 अंक है तो छोटी सी भूमिका दीजिए। आधुनिक शासन व्यवस्था में नौकरशाही राज्य की स्थायी कार्यपालिका है। नौकरशाही तो आप समझ रहे होंगे, जो हमारे पीसीएस के बच्चे हैं, यूपीएससी के जो बच्चे हैं, वो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो बेसिकली नौकरशाह बनने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो सिविल सर्विसेज होता है वो नौकरशाही होती है।
जिसे मैक्स वेबर ने क्या कहा, तो देखिए आपको भी ऐसे अपने स्टार्टिंग में कुछ जो थिंकर हैं, कुछ जो विचारक हैं, विशेषकर सिविक्स वाले पेपर में, तो आपको इसका उपयोग करना होगा। यहाँ आप मैक्स वेबर के कथन को कोट कर दीजिए, तो नौकरशाही के संदर्भ में मैक्स वेबर ने क्या कहा था, तो रेशनल लीगल अथॉरिटी, मतलब मैक्स वेबर ने नौकरशाही को रैशनल लीगल अथॉरिटी का आधार माना, जबकि भारतीय संदर्भ में सरदार पटेल ने इसे राष्ट्र की स्टील फ्रेम, मतलब राष्ट्र का सबसे मजबूत जो है वो पिलर माना। किसे? नौकरशाही को किसने माना? सरदार पटेल ने। देखिए यहाँ हमने किसको? मैक्स वेबर को भी बताया और सरदार पटेल को भारतीय संदर्भ में बताया। तो ऐसे ही आपको जो है अपनी भूमिका में चीजों को बताना है। मतलब ये नहीं है कि बस नौकरशाही के बारे में 2 लाइन लिख के भूमिका में उतर जाइए। इस तरीके से प्रयास करेंगे तब आप बेहतर अंक पाएंगे और आप सेलेक्ट होंगे। जो लोकतांत्रिक सरकारों को निरंतरता एवं क्षमता प्रदान करती, कौन प्रदान करता है? तो नौकरशाही। नौकरशाही क्या करता है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उन्हें निरंतरता प्राप्त होता है। कैसे निरंतरता प्राप्त होता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और क्षमता तो ये देते ही देते हैं, क्योंकि अगर नौकरशाही ना हो तो जो हमारे माननीय लोग हैं वो एक तरीके से अपंग वाली स्थिति में रह जाएंगे, क्योंकि ये नौकरशाही ही होती है कि जो उन्हें नीति निर्माण में तो सलाह सुझाव देती ही देती है, नीति निर्माण के क्रियान्वयन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है। तो आपके भूमिका का पार्ट खत्म हो गया। आप बताइए कि जहां तक आधुनिक शासन में नौकरशाही की भूमिका का प्रश्न है, तो इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें भूमिका से ही प्रश्न पूछा गया है। तो अब आप जस्ट जो है भूमिका के बाद इस तरीके का एक स्टेटमेंट दे करके अब अपने प्रश्न के मूल पे उतर जाएं। और यही आपको एफर्ट अपने मेंस आंसर राइटिंग में करना है। मतलब जब आप परीक्षा देंगे तो इसी तरीके के अप्रोच के साथ जाइए। देखिए बच्चे करते क्या कि खूब बड़ा बड़ा पैराग्राफ बनाते हैं, एकदम नहीं बनाना है। 3-4 लाइन से ज्यादा का पैराग्राफ ना हो, जहां आपको लगे एकदम पॉइंट दे के निकल जाइए। ये सब प्रयास आपको करने होंगे। तो सबसे पहली भूमिका क्या होती है नौकरशाही की? तो नीति निर्माण में परामर्श। क्या करती है जो नौकरशाही है? यद्यपि नीतियां राजनेताओं द्वारा बनाई जाती हैं, आप लोग को तो लगता होगा कि संसद भवन में या विधानसभाओं में जो माननीय लोग हैं उनके द्वारा नीति निर्माण किया जाता है, वो एक चेहरा है, वो वाकई में दिखता है और वो सही भी है। लेकिन उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं वो कौन होते हैं? वो नौकरशाही होते हैं। कैसे होते हैं? वही यहाँ बताया जा रहा है कि यद्यपि नीतियां राजनेताओं द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन नौकरशाही उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिविल सेवक मंत्रियों के आंकड़े, मंत्रियों को आंकड़े होगा यहाँ, व्यवहारिक चुनौतियां और विशेषज्ञ सलाह देते हैं। मतलब जो नीति निर्माण होना है मंत्री महोदय के द्वारा, तो उसका एक डाटा कौन उपलब्ध कराता है? यही जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। वो ये बताते हैं कि भाई ये अतीत में ये आंकड़े हैं, इस तरीके की संभावनाएं हैं, इस तरीके की असफलताएं हैं, ये सारी चुनौतियां हैं। अब इसमें एक रैशनल निर्णय लेना है। ये सारी चीजों को लेकर के वो सहयोगी भूमिका में होते हैं। किसके? तो विधायिका के होते हैं। कौन होते हैं? नौकरशाही होती है, जिसे कार्यपालिका कहा जाता है। फिर नीतियों के क्रियान्वयन में, तो परामर्श में भी देखिए यहाँ परामर्श देते हैं मंत्री विधायक सांसद महोदय को। फिर यहाँ क्या करते हैं कि क्रियान्वयन में तो सारी भूमिका इन्हीं लोगों की होती है। जब भी आप एसडीएम बनेंगे, किसी जिले में डीएम बनेंगे, तो आप लोग इस भूमिका में आएंगे। नौकरशाही का सबसे प्राथमिक कार्य, देखिए प्राथमिक कार्य ही इसका क्या है? सरकार के निर्णयों और कानूनों को क्या है? तो लागू करना होता है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। और ऐसे ही आपको पॉइंट देना है। देखिए यहाँ मैंने हेडिंग दिया है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हेडिंग जो है, ऐसे हम लोग भी हेडिंग देंगे क्या? बिल्कुल हेडिंग देना है, लेकिन पेन चेंज नहीं करना है। एक ही पेन से, ब्लू पेन से ऐसे लिखिए, तो ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए और ऐसे ऐसे बना दीजिए। ये हेडिंग का काम कर गया। ऐसे बॉक्स बना दीजिए। अगर पेन आप बदलने की कोशिश कीजिए बार बार, तो विश्वास मानिए कि इस प्रश्न करने हैं 3 घंटे में, तो फिर आपका छूटना तय है। तो इसीलिए पेन, एक ही पेन उपयोग करना। और पेन के बारे में कौन सा पेन उपयोग करना, क्या है, कैसे, इसको इसका मैंने वीडियो पिछली क्लास में चर्चा कर दी। तो जो भी विद्यार्थी इसको लेके डाउटफुल है, वो क्लास जो मैंने लाइव क्लास करी थी उसमें देख लें जा करके। फिर
जो नौकरशाही की जो अगली भूमिका होती है प्रशासनिक निरंतरता में होती है। कैसे होती है कि राजनीतिक सरकारें बदलती रहती हैं। मतलब आप अपने उत्तर प्रदेश में हैं, कभी आप देखेंगे एक समय था बसपा की सरकार थी, फिर सपा की आई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, फिर अभी योगी आदित्यनाथ हैं। तो ऐसे में सरकारें तो आप बदलती दिख रही हैं। इसी तरीके से केंद्रीय स्तर पे अतीत में कांग्रेस की सरकार थी, वर्तमान में भाजपा की सरकार है। फिर हो सकता है जिस तरीके से माहौल बन रहा है कांग्रेस फिर आ जाए। तो ये सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो है, और इन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। यह बदलाव के समय भी शासन को क्या करते हैं, तो निरंतरता प्रदान करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये प्रश्न है कि प्रशासनिक निरंतरता कैसे देते हैं। जब सरकारें बदल जाती तब भी ये अपने पद पे बने रहते हैं। तो ऐसे में जो नीतियां बन रही हैं, जो नीतियां बनी हुई हैं, जो जिनका बनना है, जिनको लागू होना, वो सारी चीजें इनके द्वारा संचालित की जाती रहती हैं। इसलिए जब आप देखते होंगे जब सरकार चुनाव मोड में जाती है, या नई सरकार का गठन होता है, या जब एक सरकार के बाद दूसरी सरकार बदल जाती है, तब भी तुरंत कोई चीज बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नौकरशाही उसको संचालित करती रहती है, और जो नए निजाम होते हैं, मतलब जो नई सरकार बनती है, उसको समझने में समय लगता है। उसको समझाने का काम कौन करता है? यही जो है ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। इनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में, क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है वो लोक कल्याण की अवधारणा पर आधारित होती है। मतलब भाई क्या है कि शासन आपके द्वार की संकल्पना है, और इसमें क्या है कि अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी करने की बात होती है, शासन को तृणमूल स्तर तक पहुंचाने की बात होती है। इन सब में भी आप देखेंगे तो नौकरशाही की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। आधुनिक शासन लोक कल्याणकारी है। समाज के वंचित वर्गों तक लाभ पहुंचाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास का कार्य नौकरशाही के माध्यम से ही संभव होता है। मतलब आपको हेल्थ को लेकर के कुछ इशू होता है, तो आप जो है सीएमओ महोदय के पास जाते हैं। प्रशासन से कुछ समस्या होता है, पुलिस प्रशासन, तो एसपी के पास जाते हैं, फिर जिलाधिकारी से मिलते हैं, ब्लॉक स्तर पे बीडीओ होते हैं, तहसील स्तर पे एसडीएम होते हैं। तो ये सब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये लोक कल्याणकारी शासन की अवधारणा के तहत काम करते हैं, और आप लोगों के हितों के लिए इनकी नियुक्ति होती है। तो अलग मैटर है कि ये नियुक्त होने के बाद नौकरशाह न होकर के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। तो उस पे ये इनकी सीमाएं हैं, उसकी चर्चा फिर किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन उद्देश्य इनका यही होता है। फिर तटस्थता एवं जवाबदेही होती है। कैसे होती है? नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ रहकर कार्य करती है। मतलब जो नौकरशाह होते हैं, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि आप जो है न्यूट्रल होकर के, जो भी सरकार आएगी, जो आपको काम देगी, वो आप काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक सरकार के प्रति आपकी आस्था ज्यादा थी तो दूसरे सरकार को आप अस्थिर करने में लग जाइए। ये नौकरशाही का काम नहीं होता। नौकरशाही से ये उम्मीद की जाती है कि ये तटस्थ रहेगी और जवाबदेह होगी। सरकार किसी भी दल की हो, वे पेशेवर तरीके से राज्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। कौन? तो नौकरशाही। मतलब वही कहा जा रहा है कि भाई सरकार किसी की हो, आप आप नेता विधायक नहीं है कि आप किसी दल के हैं, आप सभी दलों के हैं। क्योंकि आपका मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य क्या है कि शासन की चीजों को तृणमूल स्तर तक पहुंचाने की चीजें हैं। तो इसे भी बताइए। फिर सीमाएं एवं सुधार की दिशा, देखिए ये सब चीजें नौकरशाही के पक्ष में जाती है, जो मैंने पीछे बताया कि नौकरशाही के कार्य क्या क्या है। लेकिन इनकी सीमाएं भी हैं। सीमाओं में आप देखेंगे कि लाल फीताशाही, जवाबदेही का भाव। मतलब लाल फीताशाही क्या है कि आप किसी भी विभाग में जाएंगे, जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे आपकी फाइल वहीं सिमटी रहेगी। और ये अतीत में तो खूब होता था, वर्तमान में इसमें कमी आई है। इसमें कमी आने के कई कारण है, उसमें सबसे बड़ा कारण है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई है, प्रिंट मीडिया आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है। तो यहाँ क्या है कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसकी चीजें वायरल हो रही हैं, तो एक डर आया। फिर दूसरी चीज जो है, सरकारें भी इसको लेकर के अब सख्त हो गई है। मतलब आप देख रहे होंगे कि विजिलेंस वाले आए दिन छापा मार रहे हैं, और जो इस तरीके के भ्रष्ट लोग हैं उन पे जो है वो कानूनी कार्रवाई हो रही है। फिर इनमें जवाबदेही का भाव आज भी है कि भाई कोई भी दुर्घटना घटना हो जाती है, उसके बाद फिर इनकी जवाबदेही तय होती है, और बाद में कुछ लोग दोषी ठहराए जाते हैं, लेकिन बड़े लोग बच जाते हैं।
अभी दिल्ली में ही हाल ही में देख रहे होंगे कि एक होटल में आग लगी, और 6 कमरे के होटल को 14-15 कमरों में बना दिया गया था। मतलब 6 कमरे बनाने का आदेश था और वो 14-15 कमरे वहां बन गए। कैसे बन गए? तो कहीं न कहीं ये नौकरशाही जो है जवाबदेहिता को दिखाता है कि वो अपने कार्यों को लेकर के अवेयर नहीं थे, या कोई दूसरा रीजन रहा होगा, घूस वूस लेकर इस तरीके की चीजें कर दिए होंगे। वही चीज़ है। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप, मतलब इसमें क्या है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका भी अनैतिक हस्तक्षेप होता है। तो ऐसे में जो ईमानदार अधिकारी होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। देखिए, जो दलाल होते हैं, जो घूसखोर होते हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे व्यवस्था में सेट हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छे होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, समस्या उनके सामने आ जाती है। ये सारी समस्याएं हैं। अतः इसमें सुधार क्या कर सकते हैं? तो अतः इसमें सुधार के लिए क्षमता निर्माण, परिणाम आधारित मूल्यांकन। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार जो है आप अधिकारी बन गए तो आप हमेशा बने रहेंगे। आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए, उसके बाद आपका प्रमोशन किया जाए। अगर आप उस पैरामीटर पे खरे नहीं उतरते तो आपका डिमोशन भी किया जाए। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। फिर ई गवर्नेंस, जो इस समय वर्तमान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में है। फिर आरटीआई जैसी पारदर्शी व्यवस्थाएं। मतलब आरटीआई भी नौकरशाही पे लगाम लगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार को इन्होंने जो है वो दिखाने का प्रयास किया। और नागरिक केंद्रित प्रशासन की आवश्यकता है ताकि इसे और प्रभावशाली एवं जनोन्मुख बनाया जा सके। तो यही आज के हमारे प्रश्न का उत्तर था, और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, इसके बारे में भी हम कुछ बता पाए होंगे। इसकी चर्चा मैंने कर दी। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। ये सारे बैच है, मेंस के बैच है, एलटी का भी बैच हमारा चल ही रहा है मेंस का, आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। ये कुछ लिंक्स है। तो ये हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, @समृद्धि आईएएस ऑफिशियल। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, बहुत ही फ्रूटफुल चैनल है आपके लिए। तो यूट्यूब के हमारे चैनल है, एक तो समृद्धि आईएएस का यूट्यूब जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें, क्योंकि इतना उम्मीद तो हम आपसे करते ही हैं। और अधिक जानकारी के लिए या हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 73030750 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।